हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज बिहार अपडेट इकोनॉमी का ये दूसरा वीडियो को लेकर मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार इकोनॉमी में विभिन्न सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के योगदान कितना है और कितना महत्वपूर्ण। इन चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस वीडियो को जारी करने के पूर्व मैं कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस जीडीपी की चर्चा मैंने पहले वीडियो में की थी, आज भी यहाँ जीडीपी का योगदान महत्वपूर्ण है। जीडीपी यानी आपका राज्य के इकोनॉमी का एक टोटल इकोनॉमी का एक सम है, एक टोटल है, एक ग्रॉस कह सकते हैं इसमें। और इसमें सरकारी हिस्सा कितना है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि सरकारी हिस्सा जितना कम होगा उतना ज़्यादा योगदान है। यानी प्राइवेट स्तर पर लोग जितना ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी होगा वो निश्चित तौर पर वो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप मानी जाएगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार प्रत्येक को नौकरी नहीं दे सकती है, रोज़गार नहीं दिया जा सकता है। प्रत्येक लोग को स्किल को निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है। अगर स्किल ज़्यादा है तो वो जॉब करने के बजाय जॉब देना पसंद करेंगे, जॉब को क्रिएटर बनेंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो जीडीपी में अगर बजट का योगदान अगर देखें तो 12 से 15% के आसपास ही ठहरता है। देश के जीडीपी में केंद्रीय बजट का योगदान यानी सरकार के हिस्सा का योगदान 12 से 15% ही ठहरता है। जबकि अगर बिहार के स्तर पर देखें तो 1/3 के स्तर पर आता है, जो हम लोग कहते हैं सरकार समर्थित अर्थव्यवस्था है। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले बताना चाहेंगे। अगर सरकार समर्थित अगर व्यवस्था हो जिसमें सरप्लस की संभावना सबसे कम है। अगर सरप्लस नहीं है तो सेविंग नहीं है, अगर सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो निश्चित तौर पर क्रिएशन नहीं हो पाएगा, और अगर क्रिएशन नहीं हो पाएगा तो फिर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार का हिस्सा कम जाए, प्राइवेट सेक्टर के हिस्सा को जितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और यही वजह है कि गांधी और नेहरू के मॉडल को लेकर जो चर्चा होती है, दोनों मॉडल अपने अपने जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्वरित विकास के लिए जहां नेहरू का मॉडल बेहतर था, लेकिन स्थायित्व के तौर पर देखा जाए, स्टेबिलिटी के तौर पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर गांधी का मॉडल को हम ज़्यादा पसंद करते हैं कि प्रत्येक का हाथों में काम के साथ साथ मनी भी आएगा। तो इसीलिए यहाँ प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो योगदान है उस पर हमने चर्चा किया। खैर, आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि 2019 का त्वरित जो आंकड़ा हमारे पास है, कहा जाता है कि बिहार के जीडीपी का 6,11,000 करोड़ रुपए के आसपास है, 6,11,000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन 2013-14 में अगर हम लोग देखेंगे 2013-14 में तो ये 3,17,000 के आसपास ही है। यानी 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक ये अगर ये 6 सालों में ये अगर ये परिवर्तन है तो ये सकारात्मक परिवर्तन है। लेकिन ये परिवर्तन थोड़ा सा और बढ़ना, लेकिन चुनौतियां मैंने पहले भी कहा था एक ही है कि ये परिवर्तन अगर होता तो पॉजिटिव है। लेकिन इस परिवर्तन में अगर निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का योगदान जितना ज़्यादा बढ़ेगा या सरकारी सेक्टर का योगदान जितना कमेगा उतना ही ज़्यादा बेटर हो सकता है। यहाँ एक चीज़ और भी कहेंगे, जीडीपी का अगर ग्रोथ रेट को देखेंगे तो इस ग्रोथ रेट में हम लोग देखते हैं कि सबका अलग अलग है। और ये जीडीपी का ग्रोथ रेट के रूप में हमारे पास जो आंकड़ा जो है वो है वर्तमान मूल्य पर अगर इस बार देखेंगे 15.4, जबकि अगर स्थिर मूल्य पर देखेंगे जो 2011-12 के आधार वर्ष से बेस ईयर से जो लिया गया उसमें 10.5, तो 10.5 जो नेशनल के स्तर पर 4% के आसपास, उससे कहीं ज़्यादा बेटर में है। और वर्तमान मूल्य अगर करेंट प्राइस पर अगर देखा जाए तो 15.4 यानी 15.4 है। तो ये भी एक उचित हम लोग इसको मानते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये ग्रोथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना लंबे समय तक बढ़ेगा, तो हमारा निश्चित तौर पर इकोनॉमी न केवल स्मूथ होगी बल्कि इकोनॉमी हमारा जो होगा वो देश के इकोनॉमी के करीब करीब पहुंचने का प्रयास करें। जो अभी गैपिंग जो है पर कैपिटा के इनकम पर जो देश के इकोनॉमी के तुलना में अगर हम 1/3 हैं तो ये गैपिंग काफ़ी कम होगा। जितना कम होगा तो हमारी समृद्धि भी उतनी ही बढ़ेगी। चलिए इस टॉपिक को लेकर हम प्राइमरी सेक्टर को लेकर के हम चर्चा करें, इस वीडियो के माध्यम से समझें। नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज ये टॉपिक जो बना है बिहार इकोनॉमी को लेकर के, जो एक जनरल आउटलाइन को लेकर के मैंने इकोनॉमी दिया, उसी का ये दूसरा कड़ी है। पहली कड़ी में
हमने इस बात की चर्चा किया था कि जीडीपी यानी स्टेट जीडीपी जो ग्रॉस लेवल पर जो था और दूसरा नेट लेवल यानी निवल था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि पर कैपिटा इनकम को लेकर क्या राष्ट्रीय स्तर से क्या अंतर था और इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ों की मैंने चर्चा की थी। आज हम लोग स्पेशली चर्चा करें कंट्रीब्यूशन को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उस कंट्रीब्यूशन को लेकर जो चर्चा हो रही है उसी में जैसे हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, बेसिकली 3 सेक्टर हैं। पहला सेक्टर प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्सरी है। प्राइमरी सेक्टर जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, माइनिंग भी शामिल है, ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, इसके बाद है विद्युत एनर्जी है, गैस जलापूर्ति सेक्शन को सेकेंडरी में। टर्सरी में ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज को लेकर चर्चा है। और यहाँ एक चीज़ हम यहाँ बताना चाहेंगे कि 21वीं सदी के पहले यानी 20वीं सदी के सेकंड हाफ में अगर हम लोग देखेंगे तो दुनिया के स्तर पर इस बात की चर्चा थी कि जो राष्ट्र के इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर का जितना ज़्यादा योगदान होगा वो राष्ट्र उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। यही वजह है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम सेकंड हाफ में आ रहे थे, हमारे नेशनल जो पॉलिसी मेकर जो थे उन्होंने प्रायः सेकेंडरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था, प्राथमिकता दी थी। लेकिन उसके बाद खास करके दुनिया में एक सिनेरियो चेंज हुआ, खास करके लास्ट एक डिकेड में, और इसके बाद देखिए 21वीं सदी में ये सिनेरियो चेंज हो गया कि टर्सरी सेक्टर का योगदान जितना ज़्यादा होगा वो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए नेशन स्तर पर भी देखेंगे, नेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी देख सकते हैं, टर्सरी सेक्टर का योगदान की चर्चा बढ़ रही है। टर्सरी में ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 2013 में कंट्रीब्यूशन क्या था, 2013-14 यानी कि 21वीं सदी का 13-14 में और 19-20 में क्या अंतर रहा। तो सबसे पहले समझें प्राइमरी सेक्टर जो था 23.4 था जो घट करके 19.5 आ गया। इसका सेकेंडरी सेक्टर जो था 19.3 था जो 20.3 पहुंच गया। ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज देख रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज देख रहे हैं। टर्सरी सेक्टर में आ जाए तो ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज हुआ है, ये ज़्यादा अपेक्षाकृत इंक्रीज हुआ। 57 से लेकर करके 60.2 के रूप में इसमें ये इंक्रीज देखने को मिल रहा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक आधुनिकीकरण का जो दौर जो हम लोग कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन का एक जो दौर जो था उस ओर करीब हम लोग बढ़ने का प्रयास करें सेकेंडरी सेक्टर की ओर, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग टर्सरी सेक्टर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बेटर है। और इसी आधार पर ग्रोथ रेट को अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट पर भी अगर जैसे टर्सरी सेक्टर में हमारा ग्रोथ 8.5 है, जबकि नेशनल स्तर पर 5.5 में, यानी नेशनल के तुलना में भी हम कहीं ज़्यादा ग्रोथ करें, ये एक पॉजिटिव साइन है। उसी तरह सेकेंडरी में देख सकते हैं 8.2 है, जबकि नेशनल लेवल 0.7 ही है, केवल है 0.7 ही केवल है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है। टर्सरी सेक्टर ये प्राइमरी सेक्टर पे स्पेशली हम लोग जो चर्चा करेंगे 3.6 है, जबकि नेशनल स्तर पर 3.9 है, ये डिक्रीज है। इस पर स्पेशली एक फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक अन्य पहलू को भी समझने का प्रयास करें। वो प्रयास है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो विकास जो दर है, ग्रोथ रेट है, वो है 4.2, जबकि स्टेट लेवल पर 10.5। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पास है। और ये अचीवमेंट अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो हम लोग पिछले साल भी इस चीज़ को देखे थे और 2016-17 के बजट में भी हम लोग आर्थिक समीक्षा में भी हम इस चीज़ को देखे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू अगर मेंटेन रखा जाए, नेशन के स्तर पर जितना ज़्यादा गैपिंग किया जाए, पॉजिटिव स्तर पर गैपिंग रखा जाए, तो जो अंतर जो दिख रहा है वो अंतर काफ़ी हद तक कम हो जाने की पूर्ण संभावना हो सकती है। तो ये एक ग्रोथ है, लेकिन ये शुरुआती दौर है, चूँकि 2016-17 के बाद हम लोग 17-18 में देखे डाउन हो गया, फिर 18-19 से फिर अब
अप हुए, फिर 19-20 में हम लोग अप हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये क्रमिक आगे जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता। अब प्राइमरी सेक्टर की चर्चा करें। प्राइमरी सेक्टर स्पेशली जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर पर निर्भरता कहीं ना कहीं हमारे डेवलपिंग कंट्री का, डेवलपिंग स्टेट का शुरुआती चरण बताता है। इस पर जितना कम हम लोग निर्भर रहें, डिपेंड रहें, उतना ज़्यादा बेटर है। तो इसमें ग्रोथ रेट अगर 3.6 है तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हाँ, तत्कालिक एक समस्या हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अभी जो किसान लोग हैं, फार्मर लोग हैं, चाहे इससे संबंधित जिनकी आजीविका है, खासकर बिहार जैसा सेक्टर जो 89% इस पर है, उसके लिए तत्काल रूप से बहुत ही निगेटिव चीज़ें हैं कि नेशन के स्तर पर भी, चूँकि बिहार एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, तो ये कहीं ना कहीं हमें वो एक चुनौती दे रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो ग्रोथ घट रहा है, यही ग्रोथ धीरे धीरे शिफ्ट हो सकता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। हम डेवलपिंग से डेवलप की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन तत्काल रूप से एक समस्या है किसानों की, और ये जो एक संक्रमण, जो ट्रांजिशन फेज जिसको हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए एक समस्या जरूर निश्चित तौर पर मायने है। अब देखा जाए तो 2013-14 से लेकर 19-20 यानी विगत 6 सालों में अंतर देखेंगे। क्रॉप एरिया डिक्रीज हुआ है जबकि माइनिंग सेक्टर बढ़ा है। सेकेंडरी में देखते हैं कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन या निर्माण सेक्टर गिरा है जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा है। एनर्जी जो सेक्टर है वो स्टेबल रहा। उसी तरह टर्सरी सेक्टर में दे रोडवेज और अदर सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन रेलवेज जो है वो गिरा है, उसका योगदान गिरा। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जो भंडारण की चर्चा यानी स्टोरेज की चर्चा और जल परिवहन की चर्चा यानी वाटरवेज, इसका योगदान अभी तक नगण्य है। जो खास करके NW1 नेशनल वाटरवेज 1 जो तैयार हो जाएगा, उसका योगदान बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा। पिछले साल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा, खास करके एनर्जी सेक्टर का, और दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इसका ग्रोथ रेट अपेक्षाकृत काफ़ी पॉजिटिव हुआ। ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ठीक है, इस पॉइंट्स को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो साथ में हम पुनः उपलब्ध होंगे। जैसा कि आपने वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा कि प्राइमरी सेक्टर के योगदान 2013-14 के तुलना में 2019-20 में लगातार घट रहा है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के योगदान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव है। यहाँ एक लाइन हम यहाँ कहना चाहेंगे कि 20वीं सदी के सेकंड हाफ में जब हम लोग देखते हैं, सेकंड हाफ तक के आसपास से आपका सेकेंडरी सेक्टर का बोलबाला रहता है ग्लोबल स्तर पर। यही वजह है कि नेहरू मॉडल सेकेंडरी सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। लेकिन 21वीं सदी के प्रारंभ या कह सकते हैं कि लास्ट एक डिकेड यानी एक दशक के आसपास जब देखते हैं कि टर्सरी सेक्टर का धीरे धीरे पहचान बढ़ी। और टर्सरी सेक्टर का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसका एक तो एरिया बहुत व्यापक है, कई प्रकार के सर्विसेज हो गए हैं, और इस सर्विसेज में स्वतंत्र रूप से काम करने का जो एक ऑप्शन जो मिला है लोगों को, ये काफ़ी बेटर है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक स्तर पर जो समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण हड़ताल होता है, तालाबंदी हो रहा है, सरकार पर एक दबाव जो बनता है, वो था कि काम करने की अवस्था और काम करने की जो शर्तें हैं या काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो उस अनुकूल नहीं है जो हेल्थ को सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसे परिस्थितियों में लोग उस सेक्टर को छोड़ करके टर्सरी सेक्टर की ओर आए। और टर्सरी सेक्टर में जहाँ कि आप देख सकते हैं कि वित्त का सर्विस हो या फाइनेंस सर्विस का मामला हो, हेल्थ सर्विसेज का मामला हो, एजुकेशन सर्विसेज का मामला, तो इस सेक्टर के लोग आ रहे हैं। तो ये तीनों इसमें समस्या प्रायः नहीं है। हाँ, इसमें स्टेबिलिटी का अभाव है, और इस स्टेबिलिटी में अगर हम कैपिटल को अगर हम प्रोवाइड करने का प्रयास करें और गुड हेल्थ को प्रोवाइड करने का प्रयास करें, साथ ही साथ स्किल पावर को भी बढ़ा दें, तो नेचुरली हमारा इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होने की संभावना है। सरकार इस दिशा के लिए प्रयास भी करिए, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस दिशा को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात करें और इस पर लगातार मॉनिटरिंग करने का प्रयास करें।